व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं हाउ अ रिच इंडिया कैन स्प्रेड सनातन धर्म अक्रॉस द वर्ल्ड। तो दशाम शर्मा शो चैनल से है, वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। पिछले हफ्ते एक इवेंट की भारत में बहुत चर्चा हुई है। उनकी शादी आप सोच रहे हो कि यार आप YouTube पॉलिटिकल कमेंटेटर हो कि एंटरटेनमेंट रिपोर्टर हो। बात सही है। लेकिन देखो यार, ये इवेंट एक दूसरे कारण की वजह से भी इंटरेस्टिंग था। इसमें पूरी दुनिया के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आकर जुड़े थे, चाहे वो मार्क ज़करबर्ग हो, ट्रंप हो, बिल गेट्स हो। सभी को अंबानी परिवार ने भारत की संस्कृति से जोड़ा था। बॉलीवुड के तीनों खान, जिनको बॉलीवुड साथ में अफोर्ड नहीं कर सकती एक मूवी में डालना, एक साथ वो भी साथ में आके डांस कर रहे थे। यहाँ तक कि उनसे जय श्री राम भी बुलवा लिया। And for very good measure, जय श्री राम। जो काम सपने में भी नहीं सोचे जा रहे थे, वो काम भारत के ये रिच इंडियंस कर रहे हैं। आप सोचिए कि रिहाना और दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट पे इतना सपोर्ट दिया था फार्मर्स को, उनको मोटा भाई ने 2024 के फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर फार्मर्स को सपोर्ट करने के बजाय अपने बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी में आके नचवाया। लेवल सबके निकलेंगे। बेसिकली अंबानी जी ने रिहाना से फार्मर्स को वही करवाया जो कटप्पा ने बाहुबली के साथ किया था। तो देखिए, भारत की एक रिच फैमिली जो अपने कल्चर में इतना प्राइड महसूस कर रही है, उसने इतने सारे लोगों को अपने कल्चर से जुड़वाया और उसकी सराहना करवाई, मंदिरों का कंस्ट्रक्शन करके धर्म को मजबूत किया। और ये तो मैं एग्जांपल आपको सिर्फ एक फैमिली का दे रहा हूँ। इंडिया की धीरे धीरे जैसे इकोनॉमिक पावर बढ़ रही है और उस पावर से जो कल्चरल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ रहा है, उससे भारत को पूरे दुनिया में रिस्पेक्ट मिल रही है और भारत के अंदर कुछ बहुत अमेजिंग चीजें हो रही है। बोलिए जय सिया राम, जय श्री जय सिया राम। मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूँ। मेरे राम। ये तो हमेशा ही वायरल होते हैं। अच्छा था भाई जो आज इंडिया का जीडीपी अराउंड $4 ट्रिलियन है। इमेजिन कीजिए, जब इंडिया की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन की हो जाएगी तो क्या क्या नहीं हो सकता है। तो इसलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया की बढ़ती इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इंडिया के कल्चरल रिवाइवल और इंडिया की दुनिया में कल्चरल इन्फ्लुएंस को भी बहुत जोर से बढ़ा सकती है। श्याम शर्मा शो। हेलो, श्याम शर्मा शो के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का CEO श्याम शर्मा और आप सबको देखिए, एक समय पर हमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से इस तरह के ओपिनियन सुनने को मिलते थे। शाहरुख खान, जिन्होंने आज अपने जन्मदिन के मौके पर ही इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए ये कहा है कि उनके मुताबिक भी देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। Actor Amir Khan has joined the ranks of those protesting against growing intolerance in India, saying he's been alarmed by the number of incidents that have taken place recently, and the fact that his wife Kiran Rao even suggested they should probably leave the country. करवा चौथ पर ज्ञान पेला जाता है। I don't need to starve to prove my love for my husband. मगर मैं खुद फास्ट नहीं रख रही हूँ तो वो क्यों रखेंगे? क्या खाना खाओ, मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो यार, प्यार में भूखा क्या मरना। Everyone is talking about करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे आप? ऐसे पागल हूँ मैं। दिवाली पर ज्ञान पेला जाता है। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। लेकिन एक सेकंड, शादी में तो नहीं है धमाके। ये क्या है? होली पर ज्ञान पेला जाता है। मुझे होली से थोड़ा सा डर लगता है। और फनी बात यह है कि इनमें से आधे लोग हाल में अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी में भाग ले रहे थे, जिसमें आधा समय धार्मिक प्लेस परफॉर्म करने में निकाला गया और बाकी समय हिंदू आरतियां करने में निकाला गया। तो ये काया पलट देखिए और ये इन्फ्लुएंस देखिए अंबानी का। और ये न्यूज देखकर मेरे दिमाग में आया कि यार, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का कल्चरल स्ट्रेंथ पर, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ पर कितना फर्क पड़ता है। याद कीजिए कि जब इंडिया एक सोने की चिड़िया हुई करती थी, तब भी इंडिया का दुनिया में कितना इन्फ्लुएंस था। जिस तरह से आज अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में दुनिया भर से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं, उसी तरह से एक समय पर भारत की यूनिवर्सिटीज में पूरी दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे। चाहे नालंदा हो, तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो या वल्लभी यूनिवर्सिटीज हो। और इस समय पर देखिए, धन और धर्म का रिश्ता भी काफी गहरा था। पुराने समय में जो राजा होते थे या जो बहुत रिच और इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे भारत में, वो अक्सर अपने पैसों का इस्तेमाल करके भारत के कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करते थे। चाहे मौर्य हो या गुप्ता हो या चोलास हो या पांड्यास हो, चालुक्य हो, सोलंकी हो, काकाटियास हो, इन सारे किंगडम्स ने, इन सारे एम्पायर
एम्पायर्स ने काफी सारा पैसा और रिसोर्सेज खर्च किए थे खूबसूरत मंदिर, खूबसूरत यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज बनाने में, जिससे इंडियन कल्चर को न सिर्फ प्रिजर्व किया जा सके बल्कि स्प्रेड भी किया जा सके। अशोकन स्तंभ आपको अफगानिस्तान तक फैले हुए थे। चोलास के इन्फ्लुएंस से बने हुए मंदिर इंडोनेशिया तक फैले हुए हैं। इंडिया में भी इसके कितने एग्जाम्पल्स हैं आप देखिए, चाहे खजुराहो मंदिर हो जो चंदेल डायनेस्टी के राजा यशोवर्मन ने बनवाया था, कोणार्क का सन मंदिर हो, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर हो, तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर हो, आंध्रा का तिरुपति मंदिर हो। जब मुगल राज के समय पर मराठा साम्राज्य ताकतवर होने लगा तब उन्होंने भी यही किया। भारत को इंडिपेंडेंट बनाने का तो प्रण था ही, उसके साथ एक और प्रण था कि भारतीय मंदिरों को भी इस्लामिक रूल से छुड़ाया जाएगा। रानी अहिल्याबाई होलकर ने श्रीनगर से लेकर रामेश्वरम तक मंदिर और धर्मशाला बनवाए थे। मराठा सरदारों ने समय समय पर पूरी जगन्नाथ मंदिर, बालाजी मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे मंदिरों में दान किया था। आज के जो वाराणसी के घाट हैं उनको मराठा साम्राज्य के शासकों के द्वारा 1700s में बनवाया गया था। 12 में से 7 ज्योतिर्लिंगों को मराठास ने अपने शासन काल में रिबिल्ड किया था। महाराष्ट्र का जो त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है वहाँ पर औरंगजेब ने कई मंदिरों को नष्ट करके एक मस्जिद बनवाई थी, लेकिन 1754 में पेशवा बाजीराव ने उस मस्जिद को गिराया और मंदिर को 16 लाख रुपए की लागत पर दोबारा बनवाया। सदाशिवराव भाऊ जो कि बाजीराव के नेफ्यू थे, उन्होंने उस मंदिर पर सोने का मुकुट चढ़ाया। मालोजी राव भोसले जो कि शिवाजी के ग्रैंडफादर थे, उन्होंने गृहनेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को दोबारा बनवाया। 1235 में इस्लामिक घुसपैठियों ने उज्जैन पर हमला करके वहाँ के कई मंदिरों को नष्ट किया। रामचंद्र सुख्तांकर ने उस मस्जिद को गिराया और वहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का निर्माण किया। छत्रपति शिवाजी के शासन काल में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को भी दोबारा रीडेवलप किया गया। फिर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जिसको पेशवा बाजीराव ने दोबारा डेवलप किया। अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग मंदिर को रीडेवलप किया। ये तो मुस्लिम घुसपैठ के समय पर जो किंग्स और चीफटेन्स थे वो अपनी पावर में करते थे। उसके बाद देखिए जब ब्रिटिश राज आया तब किस तरह से अमीर बिजनेसमैन ने भारत के धर्म को बचाने की और प्रोपेगेट करने की कोशिश की। बलदेव दास बिरला ने 1926 में लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की। सेठ हुकमचंद जैन ने 20वीं सदी में महावीर जैन मंदिर का निर्माण करवाया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वीर सावरकर को स्कॉलरशिप के पैसे प्रोवाइड किए ताकि वो लंदन जाकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके। इस वजह से वीर सावरकर लंदन जा पाए और लंदन में पढ़ रहे जो इंडियन स्टूडेंट्स थे उनके अंदर नेशनलिज्म जगाया। फ्री इंडिया सोसाइटी और इंडिया हाउस जैसे रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस को दोबारा जाकर प्रॉपर एनर्जी दी। अंग्रेजों ने 19th सेंचुरी में सेंट स्टीफेंस कॉलेज को एस्टैब्लिश किया था दिल्ली में, जिसे मिशनरी से बहुत सारी फंडिंग मिली थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला था। इस कॉलेज का गोल था कि इंडियंस को ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में एजुकेट किया जाए और उनको सिखाया जाए कि उनका कल्चर अंग्रेजों के कल्चर से हमेशा नीचा है। लेकिन लेट श्री कृष्ण दास जी गुरवाले और पंडित दीनदयाल शर्मा ने साथ में मिलकर दिल्ली में ही हिंदू कॉलेज की स्थापना की जो मेरा अल्मा माटर है। ये अंग्रेजी एजुकेशन के ऑपोजिशन में इस यूनिवर्सिटी को खड़ा किया गया ताकि इंडियन स्टूडेंट्स को एक नेशनलिस्ट और पेट्रियोटिक ऑल्टरनेटिव मिल सके एजुकेशन के लिए, जहां पर वो सेंट स्टीफेंस के लेवल की ही हाई लेवल ऑफ एजुकेशन भी पा सके। लाला लाजपत राय ने लाहौर में 1921 में नेशनल कॉलेज की स्थापना की जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज और एक्टिविटीज का एक गढ़ बन गया था। सेठ आनंद राम जयपुरिया जो कि एक धनी बिजनेसमैन थे, उन्होंने भी अनेक स्कूल्स और कॉलेजेस की स्थापना की। सरदार पटेल के भाई विठल भाई पटेल ने भी 1907 में गुजरात में लोकल बच्चों की शिक्षा के लिए बारदोली हाई स्कूल की स्थापना की। सर जमशेदजी टाटा ने भी 1892 में टाटा एंडाउमेंट की स्थापना की ताकि भारतीय भी विदेश जाकर हायर एजुकेशन परस्यू कर सके। उन्होंने 1902 में स्वामी विवेकानंद से इंस्पायर होकर बैंगलोर में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉलेज की भी स्थापना की ताकि इंडिया के लोगों को भी एक नेशनलिस्ट ऑल्टरनेटिव मिल सके ब्रिटिश एजुकेशन के कंपैरिजन में। इन सारे बिजनेसमैन ने ब्रिटिश राज में अनेक प्रयास किए ताकि इंडियंस को उनके कल्चर से दोबारा जोड़ा जा सके, और हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश राज में जो पैटर्न था वो धीरे धीरे फिर से यहाँ पर शुरू हो रहा है। हमने कुछ महीने पहले अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने दिखाया था कि किस तरह से कुछ बिलियनर्स हैं इंडिया के जो अपने पैसे को मिस इन्वेस्ट करके जाने अनजाने में एंटी इंडिया एक्टिविटीज को फंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे इंडियन बिलियनर्स हार्वर्ड को फंडिंग देते हैं, और अगर आपको नहीं पता हो तो हार्वर्ड दुनिया की सबसे एंटी इंडिया यूनिवर्सिटी है। जितना एंटी इंडिया मटेरियल हार्वर्ड में प्रोड्यूस होता है वो शायद ही किसी और यूनिवर्सिटी में प्रोड्यूस होता है। हार्वर्ड में क्रिटिकल कास्ट थ्योरी डेवलप की गई जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी ब्राह्मण्स के ऊपर ब्लेम कर दी गई है, और जो मानता है कि अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को डिस्ट्रॉय करना है तो हिंदुइज्म और ब्राह्मणों का भी खात्मा करना पड़ेगा। हार्वर्ड ने ये थ्योरी भी डेवलप की है कि अमेरिका में जो रेसिज्म है वो भी हिंदू कास्ट सिस्टम से आता है। Critical caste theory, and basically it says that caste is the origin of American racism. Caste originated in the Vedic traditions according to them, and then the British learnt it in India, brought it to America, and it helped them frame the black and white issue
in terms of racism. साले 50 साल से भौंक के थक गए कि योगा का क्रेडिट तो दे दो। योगा का क्रेडिट नहीं देंगे, रेसिज्म का क्रेडिट दे दो। और अनफॉर्चुनेटली इस तरह की एंटी इंडिया यूनिवर्सिटीज को आनंद महिंद्रा जी ने $10 मिलियन डोनेट किए हैं, लक्ष्मी मित्तल ने $25 मिलियन डोनेट किए हैं, टाटाज ने $50 मिलियन डोनेट किए हैं, स्वाति पीरामल ने हार्वर्ड का मुंबई में एक रिसर्च सेंटर भी खुलवाया है। उस पैसे को अगर पॉजिटिवली इन्वेस्ट किया जाए तो उसके कितने पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं वो हम अब धीरे धीरे देख रहे हैं। अगर हम अंबानी परिवार की बात करें तो अंबानी परिवार ना सिर्फ नेशनलिस्ट है लेकिन बहुत हिंदुत्ववादी भी हैं। अपने घर में ये लोग गणेश चतुर्थी देखिए कितने धूमधाम से मनाते हैं। हर त्योहार को और अभी राम मंदिर पे कैसे अपने पूरा एंटीला सजाया था, जिसमें कई एक्टर्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेस टाइकून्स भी आकर भाग लेते हैं। अंबानी साहब जो हैं वो जो एक्टर्स हमको फेस्टिवल्स पे ज्ञान दिया करते थे उनसे आरती करवा रहे हैं आज। याद करिए जब ईशा अंबानी और अनंत पीरामल की प्री वेडिंग सेरेमनी हुई थी तो देश विदेश के आए लोगों के साथ अंबानी जी ने कृष्णा आरती की थी। अंबानी परिवार भारत के अलग अलग बड़े मंदिरों में भी बड़े बड़े दान देते हैं। उन्होंने गुरुवायूर मंदिर में 1.5 करोड़ का दान दिया, बद्रीनाथ मंदिर में 5 करोड़ का दान दिया, राम मंदिर ट्रस्ट में भी 2.5 करोड़ का दान दिया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पूरा परिवार मौजूद था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर इन्होंने अपने पूरे घर को भी राममय कर दिया था। पिछले ही महीने इन्होंने गुजरात के जामनगर में 14 बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण किया है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की तैयारियों के बीच अंबानी परिवार जामनगर में 14 विशाल मंदिरों का निर्माण करवा रहा है, जिसमें कि राधा कृष्ण मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, श्री गणेश मंदिर, श्री दुर्गा माता मंदिर, श्री सरस्वती माता मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री जैन मंदिर, श्री नवग्रह मंदिर और श्री शनिदेव जैसे मंदिर शामिल हैं। और उनके बेटे अनंत अंबानी की जो पिछले हफ्ते प्री वेडिंग सेरेमनी हुई है उसमें भी देखिए देश विदेश से बड़े बड़े लोग आए। अमेरिका से मार्क जकरबर्ग आए, दुबई से शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम आए। इन सब ने अंबानीज ने जो कल्चरल इवेंट्स प्रस्तुत किए थे उनमें भाग लिया। और ऑब्वियसली आपके सीईओ का फेवरेट मोए मोमेंट ऑफ 2024 के फार्मर्स के लाडले दिलजीत दोसांझ और रिहाना जिन्होंने 2021 में फार्मर्स प्रोटेस्ट को इतना सपोर्ट दिया था, उसी फार्मर्स प्रोटेस्ट जिन्होंने अंबानी अडानी को इतनी गालियां दी थी, आज अंबानी ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर रिहाना और दिलजीत दोसांझ को अपने बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी में बुलाकर रात भर नचवाया। सर्टिफाइड गीगा चैट मूव है भैया ये। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने भी वंतारा नाम के एक एनवायरमेंटल पहल की शुरुआत की है जिससे वो जानवरों की प्रिजर्वेशन का काम करेंगे और उनके हिसाब से ये आइडिया भी उनके धर्म से आता है। For me personally, I'm a devout Ganesh Bhakt. Okay? In reality, we cannot see Lord Ganesh, but his avatar can be seen in elephants. So this is my tribute to Shri Lord Ganesh. जब अंबानी ने मुंबई इंडियंस की IPL ट्रॉफी भी जीती थी तो सबसे पहले श्री कृष्ण मंदिर में उसको ले गए थे। मैंने देखा है कभी उसमें ये बहुत धार्मिक है और रिलीजियस। श्री सिद्धि विनायक मंदिर भी ले जाते हैं। टीम की ओनर नीता अंबानी ट्रॉफी के साथ मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर पहुंची। ट्रॉफी के साथ नीता अंबानी ने गणपति बप्पा के दर्शन किए और पूजा भी की। और हमने देखिए पिछले कुछ वीडियोस में क्रिटिसाइज भी किया है इंडिया के बिलियनर्स को कि वो कैसे अपने पैसे को शायद जाने अनजाने में मिस इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस भी किए हैं सोसाइटी में। अगर आप रतन टाटा को भी देखें तो वो अपने भारतीय कल्चर से बहुत प्राउड फील करते हैं और वो भी कई मंदिर को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो तिरुमला मंदिर हो, मीनाक्षी अम्मन मंदिर हो, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी वो शामिल हुए थे और राम मंदिर ट्रस्ट को 5 करोड़ की डोनेशन भी दी थी। गुजरात के भी कई बड़े बड़े बिजनेसमैन ने राम मंदिर के ट्रस्ट में बहुत सारे पैसे जमा किए थे। सूरत के हीरा व्यापारी दिलीप कुमार ने 101 किलोग्राम सोना राम मंदिर में दान किया जिसकी वैल्यू अराउंड 68 करोड़ रुपीस है। गोविंद भाई ढोलाकिया ने 11 करोड़ रुपए डोनेट किए। गुजराती बिजनेसमैन महेश सवानी ने 300 लड़कियों का सनातन धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक कन्यादान भी करवाया। आप राजीव मल्होत्रा का एग्जाम्पल देखिए, आप लोग सब लोग राजीव मल्होत्रा को शायद जानते होंगे जो कि अमेरिका में काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस से फिर रिटायरमेंट लिया और अपना फुल टाइम वो डेडिकेट करते हैं भारतीय धर्म की मदद करने के लिए। उन्होंने कई इंपॉर्टेंट किताबें भी लिखी हैं जैसे बीइंग डिफरेंट और ब्रेकिंग इंडिया और वेस्टर्न एकेडेमिया में किस तरह से एंटी इंडिया एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है उसके खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े योद्धा में से एक है। अनिल अग्रवाल को देखें जो कि वेदांता रिसोर्सेज के फाउंडर और चेयरमैन है, जो एक माइनिंग और मेटल्स की कंपनी है जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका बहुत सारे देशों में ऑपरेट करती है। वो भी अपने सनातन धर्म से बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं और उन्होंने प्लेज किया है कि वो अपनी 75% वेल्थ ऐसे चैरिटेबल कॉजेज में लगाएंगे जिससे भारतीय धर्म और मजबूत होता है। इन्होंने लंदन के श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर के निर्माण में भी काफी कंट्रीब्यूशन दिया है और हाल ही में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल हुए थे। जो साधुओं की मंडलियां घूम रही थी
और श्री राम के जो नारे लग रहे थे वो एक अद्भुती था कि इस जन्म में इस तरह का भी कभी कोई अनुभव मिलेगा। हम लोग भगवान का नाम लेते थे तो कुछ आधा अंदर पकड़ के रखते थे और आधा बोलते थे जी। कल खुले दिल से हम लोग बोल रहे थे। टीएस कल्याण रमन को देख लें, जो कि कल्याण ज्वेलर्स के फाउंडर हैं। उन्होंने पिछले ही साल 2023 में थ्रिसूर केरला में नवरात्रि के अवसर पर एक ग्रैंड पूजा ऑर्गेनाइज करवाई थी, जिसमें बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आए थे और देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। और आप मानो ना मानो, इससे इंडिया की सनातन कल्चर की सॉफ्ट पावर भी इंक्रीज होती है, इन्फ्लुएंस भी इंक्रीज होता है और दुनिया भर के इतनी बड़े पर्सनालिटीज को सनातन धर्म के बारे में अच्छी एजुकेशन भी मिलती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि इन बिजनेसेस को इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि हार्वर्ड में, क्योंकि हार्वर्ड में पैसा लगाना तो बेसिकली आदि पुरुष फिल्म में पैसे लगाने के बराबर है यार, बर्बाद ही जाएगा। इकोनॉमिक पावर का सही इस्तेमाल जब धर्म के रिसर्जेंस के लिए किया जाता है तो उसके देखिए कितने कमाल के रिजल्ट्स आते हैं। और इस तरह की धर्म की रिसर्जेंस के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक पावर होना। इकोनॉमिक पावर से आप ना सिर्फ पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बल्कि पब्लिक ओपिनियन को शेप कर सकते हैं और अपना इन्फ्लुएंस भी बहुत जोरों से बढ़ा सकते हैं। आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में इंडिया की इकोनॉमिक पावर बढ़ी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है और उसकी वजह से पूरी दुनिया में इंडिया के कल्चर की रिस्पेक्ट कितनी बढ़ी है। मोदी जी जापान के पीएम के साथ गंगा आरती करते हैं, जापान के राजा को भगवत गीता गिफ्ट देते हैं। मेरा कमिटमेंट है, मेरा कन्विक्शन है और मैंने इस निर्णय किया कि मैं दुनिया के किसी महापुरुष को मिलूंगा तो मैं ये दूंगा। और मैंने जापान में आज यहाँ के महाराजा को मिलने गया तो उनको भी मैंने गीता भेंट की। मोदी जी ने यूएई जैसे सुन्नी मुस्लिम देश में जाकर मंदिर का उद्घाटन किया है। टोरंटो में भी भव्य मंदिर बना है, बहरीन में भी बड़े मंदिर का इनॉग्रेशन किया गया है, यूएसए में भी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मंदिर बनकर तैयार हुआ है। इंडिया के इस समय पर दो सबसे क्लोज जो पॉलिटिकल एलाइज हैं वो एक्चुअली दो अरब सुन्नी मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई। आजकल इन देश के जो लीडर्स हैं जब इंडिया आते हैं वो इंडिया खुशी खुशी आते हैं, लेकिन कट्टर मुस्लिम अरब टर्किश पर्शियन कॉस्प्लेयर पाकिस्तान को वैसे ही इग्नोर किया जाता है जैसे गुजरात के वोटर्स ने आम आदमी पार्टी को इग्नोर किया। इंडिया की इकोनॉमिक पावर की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर के समय पर इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टांस लिया था, जिसके बावजूद इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे। उल्टा यूएसए जैसे देश ने, जिन्होंने दूसरे देशों के ऊपर सैंक्शंस लगवाए हैं रशिया को सपोर्ट करने के लिए, उसने इंडिया को अपना सबसे क्लोज स्ट्रेटेजिक एलाई बोला है 21st सेंचुरी का। Together we're unlocking a shared future of what I believe to be unlimited potential. And with this visit, we're demonstrating once more how India and the United States are collaborating on nearly every human endeavor and delivering progress across the board. The friendship between our nations is only going to grow. तो इंडिया का पॉलिटिशियंस पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग कश्मीर के लोगों को भी दिख रही है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। वो भी देख रहे हैं कि यार लॉन्ग टर्म खुशी तो इंडिया के साथ रहने की ही है। 2024 में पाकिस्तान के साथ जुड़ना बैजूस में इन्वेस्ट करने के बराबर का ही बेकार डिसीजन है। मैं जब 10th में पढ़ता था मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है? मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो, बच गया हूं ना मैं। हम मेरी जैसे हजारों नौजवान, लाख नौजवान वहाँ बच गए। इसलिए आप देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कश्मीर गए थे तो कितना भारी सपोर्ट उनको मिला था कश्मीर की जनता से। इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की वजह से आप देखिए कि इंडिया की बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों के साथ भी बेहतर रिलेशनशिप डेवलप हो रही है, जो एक समय पर काफी खराब हो गई थी। इंडिया की इकोनॉमिक पावर और इन्फ्लुएंस है जिस वजह से इंडिया G20 समिट के टाइम पर अपने कल्चर को ओपनली शोकेस कर पा रहा है और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, चाहे जो बाइडेन हो, ऋषि सुनक हो, फुमियो कुशिडा हो, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनेजे हो, इन सब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मिलकर गंगा आरती भी अटेंड की। इन सारे देशों के लीडर्स खुशी खुशी इंडिया के साथ एंगेज कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के पास आज एक लेवल की इकोनॉमिक पावर है। और आज क्योंकि इंडिया के पास इकोनॉमिक पावर है इसलिए इंडिया अपने कल्चर को भी अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे बिलियनर्स जो कर रहे हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं, कुछ भी खराब नहीं कर सकते, उनको 100% सपोर्ट देना चाहिए ब्लाइंडली। हमें अभी भी सतर्क रहना चाहिए कि भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म ना आए। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब हुआ कि अगर गवर्नमेंट स्पेसिफिक कंपनीज को या बिलियनर्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट
देती है दूसरे कंपनीज और बिजनेसमैन के मुकाबले, ताकि उनको एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाए। फर्ज कीजिए कि आप एक कुकिंग कंपटीशन में हैं और ऑर्गेनाइजर्स ने कहा है कि आपको और आपके कंपेटिटर को एक पार्टनर रखना अलाउड है, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने एक 6 साल के बच्चे को आपका पार्टनर बना दिया, लेकिन आपके कंपटीशन का पार्टनर गॉर्डन रैमजी को बना दिया। तो अनफेयर एडवांटेज हुआ ना आपके कंपटीशन को। ये अनफेयर एडवांटेज किसी बिजनेस को नहीं मिलना चाहिए। और अडानी अंबानी इस पर अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगे हैं कि उनको शायद गवर्नमेंट से अनफेयर एडवांटेज मिला है। अब ये एलिगेशंस कितने सच हैं कितने झूठ हैं इसको मैं अभी प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं कर सकता। कुछ आउटलेट्स ने इन एलिगेशंस को डिबंक भी किया है, इन कंपनीज ने खुद इन एलिगेशंस को सामने से आकर डिबंक किया है, लेकिन ये देश में नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन अगर हम घर वापसी की बात कर रहे हैं, अगर हम इंडिया की कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। देखिए, हमारे धर्म का नेचुरल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतने गरीब देश हम रहे हैं, उसके बावजूद पूरी दुनिया में योगा पॉपुलर है, पूरी दुनिया में मेडिटेशन पॉपुलर है। दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। मार्क जकरबर्ग 2015 में नीम करोली बाबा के आश्रम में गए थे। जूलिया रॉबर्ट्स इंडिया आकर एक प्रैक्टिसिंग हिंदू बन गई। Hinduism, which I do practice. जॉन्टी रोड्स ने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा है। मुंबई इंडियंस टीम के फील्डिंग कोच जॉन्टी रोड्स जो एक नन्ही परी के पिता बने और अपनी बेटी का नाम उन्होंने रखा है इंडिया। इंडिया के बहुत बड़े हिप हॉप रिकॉर्ड प्रोड्यूसर रसल सिमंस भी हिंदू कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। एक्शन स्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन ने अपने बेटे का श्राद्ध हरिद्वार में करवाया था। हॉलीवुड फिल्मों के एक्शन स्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन ने 3 साल पहले मौत के शिकार हुए अपने बेटे का हरिद्वार में श्राद्ध करवाया है। काफी सारे सेलिब्रिटीज ने इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड टैटूज भी लगवाए, चाहे रियाना हो, डेविड बेकहम हो, एंजेलिना जोली हो, वनेसा हाजन्स हो, रसल ब्रांड हो, केटी पेरी हो, माइली साइरस हो, ब्रिटनी स्नो, जेसिका एल्बा, अलिसा मिलानो, किम्बरली वायट, एडम लेविन और फुटबॉलर थियो वॉलकॉट। कई नॉन हिंदू फॉरेनर्स भी इंडियन रीति रिवाज से शादियां कर रहे हैं। अब तो बढ़ चढ़ कर वायरल भी बहुत होती हैं वीडियोस। फॉरेन टूरिस्ट आजकल इंडियन हिंदू शादियां देखने के लिए इंडिया आ रहे हैं। फॉरेनर्स हिंदू मंदिरों में पूजा करने के लिए आ रहे हैं। तो हमारी इकोनॉमी अभी भी अराउंड 3 से 4 ट्रिलियन के आसपास है। इतने पर इतनी घर वापसी और कल्चरल इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल रहा है कि फॉरेनर्स आकर हमारा कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे देश के प्रोमिनेंट मुस्लिम जैसे कि फारूक अब्दुल्ला, शाहरुख खान और जावेद अख्तर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आप मेरे साथ 3 बार नारा लगाएंगे, जय सिया राम। बोलिए जय सिया राम। ये जय सिया राम क्यों है ना, तो मानते नहीं है किसी भी धर्म को। किस गली गयो मोर इमेजिन कीजिए कि जब इंडिया $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी और अगर इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू प्रॉपर्ली इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जाता है और अमीर इंडियंस जिनके पास स्पेंडिंग मनी है वो भी अपना पैसा इंडियन कल्चर को प्रमोट करने में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि किस लेवल की घर वापसी की सुनामी होने वाली है भारत में। अखंड भारत क्या, ग्रेटर अखंड भारत तक बनवा सकते हैं हम। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इसी तरह से चलती रहे। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे और इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे देश में चाहे गवर्नमेंट हो चाहे रिच इंडिविजुअल्स हो, वो अपने पैसे को प्रॉपर्ली इंडियन कल्चर को प्रमोट करने में और इंडिया की कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ाने में इन्वेस्ट करें, जिस तरह से अमेरिका ने अपने पैसों का इस्तेमाल किया है अपने कल्चरल इन्फ्लुएंस को पूरी दुनिया में बढ़ाने के लिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंडिया अपने कल्चरल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए अपने देश में एक तरह की कल्चरल घर वापसी करवाने के लिए और क्या स्टेप्स ले सकता है, आप क्या रेकमेंड करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी आपसे फिर मैं अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। की पॉइंट्स आपने समझे कि अगर आपको आपकी कल्चरल इन्फ्लुएंस को प्रमोट करना है, कल्चर को प्रमोट करना है, तो सबसे पहले आपको इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए तो आपकी एक अलग ही लेवल पर इमेज जाती है हर कंट्री में। दूसरी बात आती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जिस देश में सरकार स्थिर रहती है ना, वहां पर एक टूरिज्म को भी बूस्ट मिलता है, नो डाउट, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस लोगों में आता है कि नहीं यार वहां पे आप जाओगे तो एक गवर्नमेंट है इस तरीके की जो स्मूथ फंक्शनिंग है। जैसे पाकिस्तान है, उसने तो माहौल ऐसा कर लिया कि वहां पर इंसान जाते हुए घबराता है। हाँ, मतलब
अगर ये चीज देखना, अगर जैसे नाम लो तो ना घूम मतलब टूरिज्म के उसमें, तो माइंड में ऑटोमेटिकली वैसा आ जाता है कि भाई। और दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक और फायदा ये होता है कि जब आप पॉलिटिकली स्टेबल हो तो बाहर के लीडर्स को भी पता है कि हमें इस कंट्री में एक लॉन्ग टर्म रिलेशन किस लीडर के साथ रखना है, उससे आपके ताल्लुकात भी अच्छे होते हैं। और अगर बात आती है कि हम कैसे और कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं अपने, तो मुझे लगता है कि जैसे अपने टूर पैकेजेस होते हैं कि इंडिया, मान लो किसी को यूरोप घूमने जाना है तो वहां के टूर पैकेज में ये चीज शामिल है, तो इंडिया के भी टूर पैकेजेस हैं फॉरेनर्स को आ रहा है, तो ये जैसे कोई रिलीजियस प्लेसेस विजिट कर है, लेकिन उनको और बड़े लेवल पे प्रमोट करने की जरूरत है। और मुझे लगता है उसकी मार्केटिंग कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज करेंगे, एक अलग लेवल पर पहुंच सकती है। अभी देखा था आपने लक्षद्वीप के ऊपर, तो हर सेलिब्रिटी कूद पड़ा था उस चीज में, सबने बात करी थी। तो यही चीज है, ये वो सॉफ्ट पावर है, ये वो इन्फ्लुएंस है कि मुझे लगता है इसमें इन्फ्लुएंसर का भी बहुत बड़ा एक रोल होगा, जिसमें कि आप जितने बड़े लेवल पर इन्फ्लुएंसर हो उतना ही आप, जैसे अभी हम देखते हैं सेलिब्रिटीज को एम्बेसडर बना देते हैं, तो मुझे लगता है कि एम्बेसडर बनाए ना बनाए, लेकिन एटलीस्ट आप जो पैकेजेस बनाती हैं कंपनियां, वो उनको लेके, या फिर इंडियन गवर्नमेंट जो इंडियन टूरिज्म होता है सरकारी, तो उससे अगर वो प्रमोट करें और उस एड्स को अगर चलाएं बढ़िया शानदार करके, तो वो भी बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरी बात, आप एक और चीज मैं कहूँगा कि जैसे अंबानी की वेडिंग थी अभी, उसमें आपने देखा कितना बहुत सारा, मतलब अगर आपने वेस्ट वाला डांस देखा रिहाना का, तो आपने इंडियन कल्चर भी देखा। और ये देखो कि उनकी शादी पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने कवर करी, तो सबने, हर एक चीज कितने बड़े लेवल पर लोगों तक पहुंची है, चाहे इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू या न्यूज़पेपर हेडलाइंस के थ्रू, कि जैसे उन्होंने पूजा पाठ करी है, आरती करी है, किस तरीके से उन्होंने डांस परफॉर्मेंस भी करी थी नीता अंबानी ने। तो हर एक चीज है जो बड़े लेवल पर कैसे पहुंचनी। और ये चीज है, देखो पैसे की ताकत ये होती है कि पैसे की ताकत से आप गलत काम भी कर सकते हो और सही इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो और सही मैसेज भी सोसाइटी को भी दे सकते हो। ये चीज तो है। और वो बहुत सही पॉइंट रखा भाई ने कि आपको हमेशा ये जरूर लेकिन सतर्क रहना है कि कभी भी अनफेयर एडवांटेज किसी भी तरीके से, चाहे वो पॉलिटिकली किसी पार्टी को हो जाए, किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो। बाकी वीडियो इंटरेस्टिंग थी, आपने कहां से देखी जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम लिख देना। बाय बाय, टेक केयर।